हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कॉज क्या है? ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड रेन होता क्या है। तो देखो, जब भी हम एसिड रेन के बारे में बात करते हैं ना, तो नाम में क्या लिखा हुआ है? एसिड, यानी कि ये क्या करता होगा? इट इज कोरोसिव इन नेचर बेसिकली। अब होता क्या है कि अभी हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो उस टाइम पे वो जो वाटर है, वो जो रेन की ड्रॉपलेट्स है, वो उन पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो इस धरती के ऊपर गिरते हैं। और इसी की वजह से वो जो रेन है उसको हम बोल देते हैं एसिड रेन, क्योंकि इससे बहुत सारी हमें स्किन डिजीजेस हो सकती है। अगर ये मार्बल के ऊपर गिरेगा तो मार्बल को डिसकलर कर देगा। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जो ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है, तो वो येलो कलर का अपीयर होना शुरू हो चुका है। क्योंकि एसिड रेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। और हुआ क्या कि जब बारिश गिरती थी तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता था? वो रिएक्ट कर जाता था उन पॉल्यूटेंट के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एसिड रेन को कॉज करते हैं। तो याद रखना, हम जब बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड्स की और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड? सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो ये जो सल्फर ऑक्साइड है वो बना देता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो बना देता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है वो जब इस धरती के ऊपर गिरेंगे तो उसको हम बोल देते हैं एसिड रेन। तो यहाँ पे पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि एसिड रेन को कॉज करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और साथ में बेसिक सॉल्यूशन भी होगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं ना बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, या फिर जब हम किसी भी बेस के बारे में बात करते हैं, तो बेस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस को बाहर निकालते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? OH नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर आयंस प्रेजेंट है तो आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है वो हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जब भी हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है वो हो रही होती है आयंस की वजह से। तो अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट होना चाहिए? OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो, अगर हम यहाँ पे HCl के बारे में बात करते हैं तो ये जो HCl है वो एक एसिड है। जब हम CH3COOH के बारे में बात करते हैं तो दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी क्या है? एक एसिड है, लेकिन ये एक वीक एसिड है। अगर हम CH3OH के बारे में बात करते हैं तो देखो, जहाँ पे भी OH लिखा होता है तो वो क्या है? एक एल्कोहल है। और जो एल्कोहल होता है दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो NaOH है ये क्या करेगा? पानी के साथ डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा? NaOH, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोजिशन equal volumes of different gases contains equal number of molecules at the same temperature and pressure is known as। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ के बारे में, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ बेसिकली, अब देखो यहाँ पे तुमने सुना होगा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में,
ठीक है, आंसर तो अपना एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ही है, लेकिन क्यों आ रहा है अब ये देखो। जब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें 5 लॉज होते हैं, उनमें से एक लॉ होता है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसके अंदर ये जो एवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहा होता है, वो कहता है कि अगर मान लो हमने कोई 2 गैसेस ली, ठीक है, और वो जो 2 गैसेस है हमने इक्वल वॉल्यूम की ली हैं, और अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास ये जो गैस 1 थी और ये जो अपने पास गैस 2 थी, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। ठीक है, तो ये था एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन था, ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट थी वो किसने दी थी, एवोगाड्रो ने दी थी, जिसको हम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल चेंज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो रही है। मान लो मेरे हाथ में कोई पेपर है, ठीक है, उस पेपर को मैंने क्रम्बल कर लिया, तो अगर मैं उस पेपर को अच्छे से क्रम्बल कर दूंगी, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे? नहीं हो रहा है। पेपर पेपर ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन वहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, कोई भी नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बन रहा है। और वो जो मेरे पास क्रम्बल पेपर होगा उसको अगर मैं खोल दूँ, दोबारा से खोल सकती हूँ आराम से। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, कि दोबारा से हम उसको उसी स्टेट में लेके आ सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास आइस है, आइस को हम किस में चेंज कर रहे हैं, वाटर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो रही है। जैसे आइस है, आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा, राइट। और पानी के बारे में बात करें तो उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही है, बस यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो रही है। और देखो पानी को हम दोबारा से आइस में चेंज कर सकते हैं, कैसे, कूल करके कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जबकि जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया था पेपर का, तो अगर मान लो उसी पेपर को अगर हम बर्न कर दें तो उससे क्या होगा, ऐश बन जाएगा, ठीक है, और कुछ गैसेस रिलीज होंगी। तो क्या उसी ऐश से या फिर उसी गैसेस को पकड़ पकड़ के तुम दोबारा से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते, राइट। तो उसमें केमिकल चेंज में हम क्या बोल रहे हैं कि केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और ऐसा जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, उसको तुम दोबारा से उसी स्टेट में लेके नहीं आ सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, केमिकल चेंज ढूंढना है। कटिंग ऑफ हेयर, सेकेंड है ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, थर्ड है स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, एंड फोर्थ इज कटिंग ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, क्योंकि जब बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं नेचुरली तो उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या आ गया, एक इरिवर्सिबल चेंज आ गया, इसी की वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज रेडॉन इज। अब देखो रेडॉन क्या है, रेडॉन एक गैस है, एक इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है, इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं जो ग्रुप 18 को बिलोंग करती हैं। जब भी हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, 18 ग्रुप्स। मतलब ऊपर से नीचे जब तुम जाओगे तो ग्रुप्स बोलते हैं, जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली कि यहाँ पर कुछ ऊपर से नीचे इस तरीके से क्या लिखे होते हैं, एलिमेंट्स के नाम लिखे होते हैं, राइट। तो ये है ग्रुप 1 ऊपर से नीचे पूरा, ये है ग्रुप 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 तक आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा अपना 18। ठीक है, और यहाँ पे पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
अब देखो, जो भी ग्रुप 18 को बिलोंग करता है उनको हम इनर्ट गैस बोल देते हैं। अब इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल चाहिए होता है। बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। और जब हम ग्रुप 18 के बारे में बात करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल को ये प्रॉपर फॉलो कर रही होती है। तो इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, तो रेडॉन क्या है? रेडॉन एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप 18 के हमने पार्ट्स लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये भी ग्रुप 18 का पार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक साइड लिखी हुई है नोबल गैसेस और एक साइड लिखी हुई है इसके यूजेस। ठीक है, तो अपने पास है आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन एंड जेनन। ठीक है, ये जो अपने इनर्ट गैसेस होते हैं इनको हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये नोबल गैसेस लिखे और इनका क्या क्या यूज़ है वो हमने पता लगाना है। तो देखो, जब भी हम आर्गन के बारे में बात करते हैं ना, तो आर्गन गैस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, ताकि वो लास्ट लॉन्ग कर सके। ठीक है, तो आर्गन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? टंगस्टन फिलामेंट में। और टंगस्टन को कहाँ, टंगस्टन का फिलामेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? तुम्हें बल्ब में देखने को मिलता है। टंगस्टन को ही क्यों यूज़ किया जाता है वहाँ पे? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं कर पाता है। और उसी को लास्ट लॉन्ग करने के लिए हम जो गैस डालते हैं वो डालते हैं आर्गन, क्योंकि एक इनर्ट गैस होती है। दूसरा क्या है अपने पास? नियॉन। तो ये जो नियॉन होता है वो लाइट्स में यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के लिए। जैसे तुमने देखा होगा रात में जब तुम बाहर जा रहे होते हो तो अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो वो जो साइन बोर्ड्स होते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तो थोड़ा सा वो चमकते हैं, बेसिकली हम उनको देख पाते हैं आसानी से। तो वो बेसिकली किसके बने होते हैं? नियॉन के। देन है क्रिप्टन। क्रिप्टन जो होता है उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इन लाइट हाउसेस में। और ये जो जेनॉन होता है उसको लाइट इन फोटोग्राफर्स फ्लैश गन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ए का है फोर्थ, बी का है फर्स्ट, ठीक है, क्रिप्टन का है 2 एंड डी का है अपने पास 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी होता क्या है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। अब बाइंडिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? अब जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, राइट। अब देखो, जब हम यहाँ पे इसके शेल्स बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अपना न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो है क्या कि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने या फिर गेन करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे याद रखना। अब देखो, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, राइट। तो ये क्या करेगा? एक जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था उसको बाहर निकाल देगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। एक यहाँ पे ना फ़र्क समझना, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1, कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक है। तो ये हमने बना दिया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या आगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद
8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं यहाँ पे, 7, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसकी वैलेंसी के बारे में बात करूँ, बाइंडिंग कैपेसिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तब यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब देखो 8 चाहिए है ना, 7 को तो बाहर नहीं निकालेगा, 1 को ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो बेसिकली यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, क्या हमने यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में बात की, नहीं। क्या हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में बात की, नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो एलिमेंट की वैलेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। तो देखो, हमें यहाँ पे 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट दे दिया, हमें पानी दे दिया 180 ग्राम, मास परसेंटेज निकालना है। तो देखो, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज है तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। कंसंट्रेशन पता लगा रहे, तो कंसंट्रेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, तो नीचे सॉल्यूशन लिख दिया, ऊपर हमने सॉल्यूट लिख दिया, और परसेंटेज है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 के साथ। तो देखो, सॉल्यूट का मास कितना है अपने पास, 20। सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट का दिया हुआ है 180, तो पूरे सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 20 प्लस 180, और साथ में 100 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 20, नीचे आ गया 200 इंटू 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 10। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अब देखो, सबसे पहले तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो एमिशंस बाहर निकालता है, अल्फा बीटा गामा रेस, ये सब कुछ बाहर निकालता है, राइट। तो इसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो अल्फा रेस को बाहर निकाल रहा था, और उसने क्या किया, यहाँ पे एक लेड के बॉक्स के अंदर उसको प्लेस किया। यहाँ पे उसने एक होल कर दिया ताकि जो अल्फा रेज हैं वो बाहर निकल सके। उसी की ही सीन में उसने क्या किया, उसने गोल्ड की बहुत ही पतली सी शीट सामने रख दी, ठीक है, और साइड में उसने एक स्क्रीन लगा दी जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि ग्लो करेगी, ठीक है, जब इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल वगैरह गिरेगा तब ये ग्लो करेगी। और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, अल्फा रेस निकल रहे हैं। अब अल्फा रेस क्या होते हैं, जो अल्फा रेस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस। बेसिकली हम बोल सकते हैं He2 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते थे, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स बोल देते हैं। तो अल्फा रेज यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, किससे टकरा रही है, ये गोल्ड फॉइल से टकरा रही है। तो ये जो रदरफोर्ड है उसको क्या देखने को मिला था कि ज़्यादातर ये जो अल्फा रेज हैं वो वैसी की वैसी ही बाहर निकल गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर निकल गए। ये ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि एटम की जो ज़्यादातर स्पेस है वो खाली है। अगर एटम की ज़्यादातर स्पेस खाली है तो ये जो रेस थी वो एज इट इज से बाहर निकल गई। उसने देखा कि कुछ जो रेज हैं वो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट भी हुई हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पे अपने पास कुछ स्पीशीज़ पड़ी हुई हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, यहाँ से क्या आ रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ आ रही हैं।
तो अब देखो ज़्यादातर स्पेस अगर खाली है यानी कि वो ऐसी सीधी निकल गई होंगी यहाँ से। अब जहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे रेज आई, पॉजिटिवली चार्ज रेज आई, वो इससे टकराई और इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये जो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है वो कैसे क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। ठीक है, और उसने क्या देखा कि बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 1 या 2 रेज ही ऐसी थी जो कि पूरे 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुई है। मतलब कि ये इस तरीके से आ रही थी और दोबारा से ये बैक चली गई, यानी कि पूरे 180 डिग्री पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये रेस कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज रेस थी। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा मास प्रेजेंट हुआ जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होती हैं, रिपेल करती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ से आ रही थी पॉजिटिवली चार्ज रेस, बीच में आगे कोई पॉजिटिवली चार्ज मास, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बैक चली गई। ठीक है, तो इसको उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब जो उसने डिस्क्राइब किया था, जैसे कि मान लो तुम्हारे हाथ में एक क्रिकेट की बॉल पड़ी हुई है और तुम उसके अराउंड अगर रेडियस तुमने बनाना है तो 5 किलोमीटर का रेडियस बनाना, बहुत बड़ा होता है 5 किलोमीटर का रेडियस, राइट। तो वो जो हमने 5 किलोमीटर का रेडियस बनाया है वो क्या है, वो है तुम्हारा एटम। और वो जो तुमने हाथ में अपने क्रिकेट की बॉल पकड़ी हुई है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो एक एटम के अंदर इतना छोटा सा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अभी क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, यानी कि न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर के कंपाउंड्स बनाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आंसर आएगा कार्बन। अब कार्बन क्यों, ये जो कार्बन होता है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर हम यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, न्यूक्लियस। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता अब यहाँ पे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे बाहर निकाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए ये जो कार्बन होता है वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। और ऐसा जो बॉन्ड होता है जहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है 2 एलिमेंट्स के बीच में, उसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या कर रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लंबी सी चेन बना सकता है। जैसे अगर मैं सिलिकॉन के बारे में बात करूँ, वो भी लंबी चेन बना सकता है, लेकिन उसकी जो चेन होती है वो 7 एलिमेंट्स तक होती है और वो भी अनस्टेबल होगी। लेकिन कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, बहुत ही स्टेबल चेन बनाता है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं कैटिनेशन। तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कौन सा एलिमेंट बनाता है, कार्बन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। अब जो लेड पेंसिल होती है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो याद रखना कि ये जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड नहीं यूज़ करते। लेड तो 0 से भी कम परसेंटेज में होता है उसके अंदर। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लेड पेंसिल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेफाइट प्रेजेंट होगा। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ केज लाइक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिल्ड्रिन। अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूँ तो डायमंड में हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो कार्बन होता है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये वाला कार्बन भी कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि रिजिड
3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। क्या बन रहा है? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। जब हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल एरे बन रही होती है। एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन के साथ बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल एरे बनता है, यहाँ पे भी हेक्सागन, और फिर नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक हमें अलग से लेयर नज़र आएगी सेम इसी एरे की, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे ये जो हमें अलग अलग लेयर नज़र आ रही है वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, इसीलिए जो ग्रेफाइट है इसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। तो इसका भी हमने केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बोला, लेकिन जब हम फ्लुरीन के बारे में बात करते हैं ना, तो फ्लुरीन का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फ्लुरीन को हम बकमिनिस्टर फ्लुरीन भी बोल देते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C60, ठीक है। क्या होता है? C60 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? 6 रिंग स्ट्रक्चर एंड 5 रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे तुमने फुटबॉल में देखा होगा, ऐसे 6 रिंग स्ट्रक्चर भी होता है और 5 रिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो वही सेम हमें फ्लुरीन में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक में देखने को मिल रहा है, सिर्फ थर्ड वाले में देखने को मिल रहा है, यानी कि अपना आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है? टेम्पररी हार्डनेस के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, जब भी हम पानी के बारे में बात करते हैं ना, तो पानी या तो सॉफ्ट वाटर होता है या तो हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? जो कि सोप के साथ लेडर प्रोड्यूस करता है, यानी कि झाग प्रोड्यूस करता है। हार्ड वाटर कौन सा होता है? जो कि पानी के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, झाग प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो हार्डनेस है पानी की, वो भी 2 तरीके की होती है। यहाँ पे हम एक तो बोल देते हैं टेम्पररी हार्डनेस, और एक हम बोल देते हैं परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस यानी कि उस पानी को अगर हम बॉईल करेंगे, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा, जब तुम पानी को बॉईल करते हो तो कभी कभी वो जो बर्तन है उसके साइड साइड में कुछ वाइट प्रेसिपिटेट जमना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो जो पानी था वो हार्ड था, लेकिन जब तुमने उसको बॉईल किया तो उसकी जो हार्डनेस थी, जो हार्डनेस कॉज कर रही थी, वो प्रेसिपिटेट आउट होगी, यानी कि अब पानी क्या हो चुका है? वो सॉफ्ट पानी हो चुका है। तो वो होती है टेम्पररी हार्डनेस, कि बॉईल करने के बाद वो हार्डनेस चली गई। परमानेंट हार्डनेस, की बॉईल करने के बाद भी वो जो हार्डनेस है वो नहीं जा रही है। तो अब ये हार्डनेस कौन कॉज कर रहा है? वैसे तो देखा जाए तो ये जो टेम्पररी हार्डनेस है और ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही कॉज करते हैं। लेकिन जब हम टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो वो कौन कॉज करते हैं? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट्स कॉज करते हैं, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्परेरी हार्डनेस कौन कॉज करेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट क्लोराइड और सल्फाइड में से हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, कार्बोनेट वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है कैल्शियम बाय, ये तो हमने दोनों जगह ये आ गए, इसको छोड़ दो, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करेंगे तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आएगा कार्बोनेट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।